एवरीवन। आज के सेशन की शुरुआत में एक आसान से सवाल से करती हूँ। आप मुझे बताइए कि इंडिया के केस में इंडियन नेशनल्स जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है या फिर जो विदेशी इंडिया में रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि एमिग्रेंट्स मतलब कि जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनका नंबर ज़्यादा है या इमिग्रेंट्स का नंबर जो फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं उनका नंबर ज़्यादा है। अब ये सवाल का आंसर करना इतना मुश्किल बात नहीं है और ये बात शायद आपको पता होगी कि इंडिया के केस में इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ा है, हमारे जो नेशनल्स हैं वो बहुत सारे देशों में रहते हैं जिसमें प्रोमिनेंटली है यूएसए और यूएई। पर अगर हम ये नंबर की बात करें कि कितने फॉरेनर्स इंडिया में रहते हैं तो ये उसका 1/4 है, मतलब 4.8 मिलियन लोग जो है वो इंडिया में रहते हैं जो फॉरेनर्स हैं। अब ये नंबर जो है ये वैसे ही कम है। अब उसमें गवर्नमेंट जो है एक ऐसा बिल लेकर आई है, ऐसा एक्ट बनाने की कोशिश कर रही है जिससे फॉरेनर्स की एंट्री या फिर उनका रहना इंडिया में और मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्यों है? क्या हम नहीं चाहते कि फॉरेनर्स इंडिया में रहें? ऐसा कुछ है क्या? इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्यों हम स्ट्रिक्ट एंट्री लॉज लगा रहे हैं, क्यों यहाँ पर फॉरेनर्स को लेके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो बिल है जो इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में रिसेंटली, विच इज़ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, ये क्यों आया, इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इसके क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर लेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। जिस बिल की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। ये बिल किस लिए है? इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इमिग्रेशन मैं समझा चुकी हूँ, वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज से यहाँ आए हैं उन्हें हम इंडिया के रिस्पेक्ट में इमिग्रेंट्स कहते हैं। आई से शुरू होता है ये, ठीक है। अब ये बिल क्या है और हम अभी तक क्या रेगुलेट नहीं कर रहे थे? जो बाहर के देशों से हमारे यहाँ लोग आए हैं वो तो किसी लॉ में गवर्न हो ही रहे होंगे ना, तो वो भी लॉज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 लॉज हैं जिनको रिप्लेस करके ये बिल आने वाला है, मतलब कि अगर पास हो गया तो एक्ट बनेगा। वो 4 लॉज कौन से हैं? ये आपको ये 4 जो खंड दिख रहे हैं ये 4 लॉज हैं। अब देखो, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, इसमें क्या होगा? पासपोर्ट और वीज़ा से रिलेटेड जो है लॉज होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, तो जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो कहाँ रजिस्टर करना है, क्या प्रोविजंस होंगे, उसके रिस्पेक्ट में बात इस एक्ट में की गई है। तीसरा जो है वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, जिसमें फॉरेनर्स को अगर डिटेन करना है, अरेस्ट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में बात की गई है। एंड लास्ट है इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी मतलब कि जिन वाहन से वो आए हैं, जैसे कि शिप हो गया या फिर एयरप्लेन हो गए, उनके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, उसके बारे में इस एक्ट में बात की गई है। और इन चारों को रिप्लेस करके एक नया बिल प्रपोज किया है जो ये है। अब इसमें एक और चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे इनके साल देखिए, ये क्या है? 1920, 1939, 1946। अब इनके साल देखेंगे आप तो ये आज़ादी के पहले के बने हुए हैं, ये कॉलोनियल पीरियड के लॉज हैं और जब से हम इनमें अमेंडमेंट्स देख रहे हैं पर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिफॉर्म नहीं देखा है। यहाँ पर देखिए ये 2000 का है तो ये भी कंपैरेटिवली पुराना है, तो इन सबको रिफॉर्म करके एक नया बिल, नए प्रोविजंस लेकर आ रहे हैं। इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट मिनिस्टर ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया का टूरिज्म खराब हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम फॉरेनर्स को एंट्री नहीं देना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि ये एंट्री या टूरिज्म जो है वो इकोनॉमी और सिक्योरिटी के ये एंट्री और ये जो टूरिज्म है ये सिक्योरिटी के कॉस्ट पे ना आए। मतलब हम अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कि इंडिया में टेररिज्म और उसकी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी को कोई खतरा हो। ये सिंपल सी बात है जो मिनिस्टर ने प्रपोज की है कि इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स देखेंगे। अब ये रूल्स क्या है, क्या हमें इमिग्रेंट से सही में खतरा है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी को सही में ही खतरा है क्या इमिग्रेंट से? ऐसे क्या चैलेंजेस पोज करते हैं ये इमिग्रेंट्स? तो एक्चुअल में जब इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं या फिर ऐसे फॉरेनर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इंडिया में आते हैं, तो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी का चैलेंज होता है। उसके अलावा हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं और हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हम
बहुत ज़्यादा लेवल पे माइग्रेशन सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया के पास खुद की ही बहुत पॉपुलेशन है, हमारी डेमोग्राफी जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं माइग्रेशन, पर हम डॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन ही सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारी सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम से, स्मगलिंग के केसेस, मणिपुर का जो वायलेंस है उसमें आपको पता होगा कि म्यांमार रेफ्यूजीज़ का भी एक एंगल है। तो इन सब के चलते हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कौन फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, रहते हैं, हम उनको रेगुलेट करें। तो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये नियम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इमिग्रेशन के प्रोसीजर्स जो हैं और ये कॉलोनियल लॉज जो हैं इन्हें भी टाइमली अपडेट करना ज़रूरी होता है। ये लॉज पुराने हैं और साथ ही मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड कि जो लॉज हैं ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनाए गए थे। स्पेशल सर्कमस्टांसेस कैसे, आप इनके ईयर देखिए, इनके ईयर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास के ईयर्स हैं। तो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में बनाए गए थे, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन्हें अपग्रेड करें। तो ये रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से हम इमिग्रेशन का नया बिल देख रहे हैं। अब हम प्रोविजंस डिस्कस करें उसके पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 60% डिस्काउंट है और 6 मंथ्स का एक्सटेंशन भी है। ये होली ऑफर है तो ये ऑफर आज ही ख़त्म हो जाएगा। 13 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो आपको तुरंत ही एनरोल करना चाहिए इसमें। कोड जो है MM05 उसका इस्तेमाल करिएगा एनरोलमेंट के लिए। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है क्योंकि प्रीलिम्स आ गया है 2025 का, और अगर आपको रिवीजन में मदद चाहिए तो आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स का इस्तेमाल करके अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिल जाएगा। तो एक विन विन सिचुएशन है। अगेन कोड MM05 ही इस्तेमाल करना है। अब आते हैं इस बिल के प्रोविजंस पे कि क्या क्या चीज़ें प्रपोज की गई है। सबसे पहला तो है कि जो भी फॉरेनर इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को थ्रेटन करेगा तो हमारी गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसे वापस भेज दे या उसे एंट्री ही ना दे। फेयर इनफ। तो जो भी फॉरेनर है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को थ्रेटन करेगा उसको हम एंट्री नहीं देंगे। दूसरा है एक ब्यूरो बनाने की बात की गई है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, और इसमें इमिग्रेशन कमिश्नर जो है वो उसको हेड करेंगे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा और इसके अंदर और भी ऑफिशियल्स होंगे। तो इसको हेड कौन करेगा? इमिग्रेशन कमिश्नर। ये ध्यान रखना, इनका मेंशन बाद में भी आएगा। तो एक बॉडी इस्टेब्लिश करने की प्रोविजन है इसमें। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसमें इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है और इसका मेंशन मैं आपको क्रिटिसिज्म में भी करूंगी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो इनमें अगर कोई फॉरेनर एडमिट होता है, अगर स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है या हॉस्पिटल में एडमिशन ले रहा है, तो इन हॉस्पिटल और स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताएं कि एक फॉरेनर ने एडमिशन लिया है या एक फॉरेनर एडमिट हुआ है। तो इंस्टीट्यूट पे ओनर्स है, इंस्टीट्यूट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन प्रोविजंस का ध्यान रखें और रिपोर्ट करें। तो यहाँ से क्या है ना, कोई भी इलीगली अगर आया है तो वो पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? प्रोविजंस की 2 लिस्ट है, तो ऐसा मत समझना कि आखिरी प्रोविजन है, अभी और है, पर ये स्लाइड बहुत टेक्स्ट हैवी हो रही थी, इस वजह से मैंने 2 स्लाइड्स में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे कैरियर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। कैरियर्स क्या होते हैं? एयरलाइन या शिप जिससे आए हैं इमिग्रेंट्स। तो देखो, वो लेकर आएंगे जिन पैसेंजर्स को, तो वो पैसेंजर्स का डेटा रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो आ रहा है फ्लाइट में उनका डेटा जो है ऑफिशियल्स के पास होना चाहिए। उसके अलावा प्रोविजन है कि अगर कोई आया है फॉरेन कंट्री से और उसको इमिग्रेंट ऑफिसर ने एंट्री मना कर दी कि नहीं नहीं हम आपको इंडिया में एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो अब ये जो कैरियर्स हैं जिससे आए हैं ये लोग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें वापस छोड़कर भी जाए। तो ये जो है ये ओनर्स किस पे आ गया? कैरियर्स पे। इट ऑब्लिगेट्स कैरियर्स, कैसे? एयरलाइंस और शिप्स, टू रिमूव पैसेंजर्स जिनकी एंट्री डिनाई कर दी गई है इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा। तो ये प्रोविजन है जिसमें कैरियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की गई है और इंस्टीट्यूट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। अब और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो हैं वो किसी भी फॉरेनर को अरेस्ट कर सकते हैं
और उसके लिए उन्हें वारंट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी गई है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को। एंड लास्ट प्रोविजन है कि कोई भी इंसान कंट्री लीव नहीं कर सकता अगर किसी अथॉरिटी को उसकी प्रेजेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट वगैरह में अगर उसकी प्रेजेंस चाहिए, कोई ऑथोराइज्ड एजेंसी को उसकी प्रेजेंस चाहिए, तो वो कंट्री लीव नहीं कर सकता है। ये प्रोविज़न बनाया गया है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनके बारे में मेंशन किया गया है इस बिल में। नाउ अब पनिशमेंट की बात करते हैं कि अगर ये कुछ जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पनिशमेंट क्या होंगे। तो हमने कहा ना कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स हैं। एंट्री जो है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो पनिशमेंट्स भी वैसे ही हैं। अगर कोई बिना पासपोर्ट के या बिना वीज़ा के आ जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा, 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आ गया, फर्जी पासपोर्ट लेकर आ गया, तो 2 से 7 साल की जेल, डिपेंड्स ऑन द केस, और मॉनेटरी लॉसेस भी देने पड़ेंगे। और अगर कोई अपने वीज़ा से ज़्यादा रुक गया है तो उसको भी पनिशमेंट है 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का फाइन। अब देखो, इंडिया में जो इमिग्रेंट्स हैं उस केस में कहाँ से ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। अधिकतर लोग जो हैं 98% लोग जो हैं वो हमारे नेबरिंग कंट्रीज से ही है, साउथ एशियन कंट्रीज से ही हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। इन देशों से हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं। और ये जो देशों से इमिग्रेंट्स हैं उनको रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे म्यांमार की मैं बात कर चुकी हूँ कि मणिपुर कन्फ्लिक्ट में उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल आता है। ऊपर से स्मगलिंग, टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमारे लिए कंसर्न है। इसीलिए ये लॉज बनाए गए हैं, इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की कि इस पूरे बिल में प्रॉब्लम क्या बताई गई है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के जो डिसीजंस हैं उन पे कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है कि इससे ऊपर और सुनवाई हो सके, ऐसी कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अपनी पावर को मिसयूज भी कर सकते हैं, ज़्यादा पावर दी गई है, तो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं वायलेट होते हैं। ये जो नियम है इनका मिसयूज के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो उनकी आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करता है, वैसे ही विचार नहीं रखता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखना चाहती है, तो वहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल मिसयूज़ हो सकता है, इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। जैसे हमने बात किया था कि इंस्टीट्यूट जैसे हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बताना पड़ेगा ऑफिशियल्स को, तो ये तो एक्स्ट्रा बर्डन है उन पे। सिमिलरली इंडिविजुअल्स को भी बर्डन किया हुआ है बहुत सारे रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है इस बिल से रिलेटेड। लेट्स सी क्या डिस्कशन और क्या और पॉइंट्स निकल के आते हैं फ्यूचर में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से, आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलता है कि आपको पसंद आया है और हम भी और मोटिवेटेड रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।